वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 10th एसएसटी का PT1 का इसी साल का ये क्वेश्चन पेपर है और पूरा का पूरा मैंने सॉल्व किया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें, आपके एग्जाम में भी आने की इनमें प्रोबेबिलिटी है। तो देखते हैं ध्यान से। हु वॉज फ्रेडरिक सुरो। तो आपका जो चैप्टर है हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन यूरोप का जो फर्स्ट पेज है उस पर जो पेंटिंग है वो फ्रेडरिक सुरो ने ही बनाई हुई है। तो फ्रेडरिक सुरो कौन था? ये था एक फ्रेंच आर्टिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू यूटोपियन विजन। देखो, यूटोपियन विजन का मतलब होता है एक आइडियल सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी या ऐसा समाज जहाँ पर सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। पीस ऑफ लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, यानी कि लगभग 5 साल से कोई अगर पीस ऑफ लैंड खाली छोड़ दिया गया है तो उसको करंट फेलो लैंड बोला जाता है। क्वेश्चन 4 है आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ क्लूज। तो देखो भाई, इसमें बोला गया है कि मॉइस्चर को बहुत अच्छे से होल्ड करने की कैपेसिटी है, क्लेली फाइन मटेरियल है और फॉस्फोरिक कंटेंट में ये पुअर है। तो इसका जो है ब्लैक सॉइल यानी कि रेगूर सॉइल आंसर हो जाता है। तो जो सॉइल हैं सारी की सारे टाइप की सॉइल और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है ये आपको अच्छे से करना है एग्जाम के लिए। फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ ये हुआ था 1991 में। पेरियार टाइगर रिजर्व है केरला में और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। तो ये मैपिंग वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाले दोनों मैपिंग के हैं कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है और पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये आपके बोर्ड्स में भी आ सकता है। क्वेश्चन 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। तो भाई इसका आंसर है श्रीलंका। हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। तो पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। तो जैसे कि जर्मन लोग है ना, जर्मन स्पीकिंग जो होंगे या फिर अलग अलग जो भी वहाँ पे डच लैंग्वेज बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, तो उनके लोग ही कम्युनिटी लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रेसिडुअरी सब्जेक्ट। तो जो बचे हुए सब्जेक्ट होते हैं उन पे कानून बनाने की ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है। ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर अपनी ताकत लोकल गवर्नमेंट्स को दे देती है कुछ पावर्स, तो उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए? तो रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ताकि लड़ाई झगड़े ना हो। एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे। देखिए, हमने देखा था कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुई तो अच्छा रिजल्ट आया, श्रीलंका में नहीं हुई तो फिर खराब रिजल्ट आया, दंगे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 2 डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स की 2 डिमांड्स कौन सी थी? रिकॉग्निशन ऑफ तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज और इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स। तो तमिल को वो चाह रहे थे कि जो तमिल लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए और जॉब में उनको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, व्हाट आर 3 स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो आंसर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज कहाँ पर अवेलेबल हैं सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर प्लान किया जाता है, टेक्नोलॉजी स्किल्स इंस्टीट्यूशनल सेटअप बनाया जाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, किन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल प्लान्स, कि भाई उन रिसोर्सेज को हम डेवलप कर रहे हैं तो हमारे ओवरऑल नेशनल प्लान की जो हमने पूरे देश को डेवलप करने के लिए जो प्लानिंग की हुई है वो हमारी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग से कैसे मैच करेगी। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन एनी 3 मेथड्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मेथड्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो देखो, सरकार ने बहुत सारे क्या किए हैं, नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई हैं, है ना। ये भी एक तरीका है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का। और एफॉरेस्टेशन किया है यानी कि पेड़ पौधे लगाए हैं। रिजर्व फॉरेस्ट वही होता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और वन महोत्सव मनाते हैं, पेड़ लगाने का काम करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे पेड़ों को, जानवरों को प्रोटेक्टेड भी सरकार ने घोषित किया है। तो ये बहुत सारे तरीक़ों से सरकार ने पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को बचाने का काम किया है। क्वेश्चन 14 है डिस्टिंग्विश बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो देखो, कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो है इसका एग्जाम्पल है USA। होल्डिंग टुगेदर जो फेडरेशन है इसका एग्जाम्पल है इंडिया। तो जब सबसे पहले देखते हैं कि कमिंग टुगेदर, जब छोटे छोटे स्टेट्स एक साथ मिलकर के आते हैं और एक देश बनाते हैं तो वो
क्या होता है, कमिंग टुगेदर। और जैसे हमारा देश है, हमारा पूरा देश एक इंडिया है, मगर अपनी सहूलियत के लिए अलग अलग छोटी छोटी स्टेट्स में हमने उसको बांट दिया है, तो ये होता है हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये क्वेश्चन ना बोर्ड्स में बहुत बहुत बार आ चुका है और आपके एग्जाम में भी पूछा ही जाना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो आता है, पर कैपिटा इनकम की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो पर कैपिटा इनकम ये बताती है हमें कि भाई एक पर्टिकुलर देश के लोग कितना कमाते हैं। तो एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन, ये होती है पर कैपिटा इनकम। इससे हमें पता लगता है कि कमाई कितनी है, और कमाई कितनी है लोगों की तो हमें पता लग जाएगा कि भाई किन चीज़ों पर कितना खर्चा कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम कैसे हम लोग करते हैं, तो एक तो हाई इनकम होती है और एक लो इनकम कंट्रीज़ होती हैं। हाई इनकम कंट्री कौन सी होती है, जिनकी साल की इनकम $49,300 से ज़्यादा हो, यानी कि काफ़ी लगभग 30-40 लाख रुपए बन जाते हैं। और गरीब कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, जिनकी इनकम $2,500 से कम हो, यानी कि 1.5-2 लाख से कम अगर इनकम है तो वो गरीब कंट्रीज़ में आ जाती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने पूरा मतलब आंसर प्रॉपर लिखा हुआ है यहाँ पर कि आइडियाज़ ऑफ ला पैट्रे यानी कि द फादरलैंड, ली सिटी ऑन यानी कि द सिटीजन्स वर इंट्रोड्यूस्ड विच यूनिफाइड पीपल बाय गिविंग देम इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबको समान अधिकार दिए गए। फ्रेंच ट्राई कलर वॉज चूजन, सबको नहीं दिए गए, मतलब कुछ लोगों को दिए गए थे। खैर ट्राई कलर यानी कि एक तिरंगा वहाँ पर भी चुना गया। पहले एक रॉयल स्टैंडर्ड यानी कि जो राजा वगैरह का झंडा होता था उसको हटा करके एक ट्राई कलर, एक झंडा कॉमन लोगों का झंडा चुना गया। सिटीजन्स वर अलाउड टू इलेक्ट मेंबर्स टू द स्टेट जनरल विच वॉज रीनेम्ड एट द नेशनल असेंबली। तो एक तरह से पार्लियामेंट टाइप की बनाई गई। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन टेरिटरी, मतलब एक तरीके के कानून सब पर चलेंगे। फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज एज इट वॉज रिटन एंड स्पोकन इन द कैपिटल ऑफ पेरिस एंड रीजनल लैंग्वेजेस वर डिस्करेज, मतलब फ्रेंच एक ही तरीके की पूरे देश में बोली जाए, ऐसी बातें करी गई और लिखी भी जाए। अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड एंड वॉज फॉलोड बाय द एबोलिशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज। तो जो टैक्स वगैरह अलग अलग इलाकों पर लगाए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो टैक्सेस को भी हटा दिया गया। वेट्स एंड मेजर्स जो थे, कहीं पर 1 किलो कुछ था, कहीं पर कुछ था, तो पूरे के पूरे फ्रांस में अब वेट एंड मेजर्स भी बराबर होंगे, ऐसा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, डू यू अग्री विद दिस व्यू, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो क्या वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में? तो हाँ होता है। येस, द वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स टू बैकअप दिस स्टेटमेंट। ये बात कहने के लिए बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में किस तरीके से बुरा बर्ताव किया जाता है एम्प्लॉयज़ के साथ। तो आंसर देखते हैं, इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इट इज़ वेरी कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर कह देते हैं और बाकी होती वो ऑर्गेनाइज है, यानी कि ताकि कम सैलरी देनी पड़े इसीलिए काफ़ी सारी कंपनीज चाहती हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम करें। लेबर लॉज को बहुत ही अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता है ताकि टैक्स बचाया जा सके और ताकि कम सैलरी पे लोगों से काम किया जा सके, काम करवाया जा सके। अर्निंग्स ऑफ द वर्कर्स आर नॉट रेगुलर, मतलब जो लोगों की जो इनकम होती है वो भी रेगुलर नहीं होती, सैलरीज टाइम पर नहीं दी जाती हैं। सैलरी ऑफ वर्कर्स इज़ वेरी लो। वर्कर्स आर नॉट गिवन अ फेयर वेज एंड दे आर एक्सप्लॉइटेड टू वर्क मोर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाता है और सैलरी भी कम दी जाती है। दीज जॉब्स डू नॉट गिव एनी एक्स्ट्रा बेनिफिट टू वर्कर्स, जैसे कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स होते हैं उनको तो इंश्योरेंस, पेड लीव्स और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं। जॉब्स ऑफ द वर्कर्स आर नॉट सिक्योर, काम से कभी भी निकाला जा सकता है, जॉब सिक्योर नहीं होती है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। सॉइल को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर ये कौन कौन सी सॉइल है। तो भाई देखो, ये वाली जो होती है ये तो एरिड है ना, एरिड सॉइल होती है यहाँ पर, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये अलूवियल आ जाती है। यहाँ पर ये वाली जो है इधर ये जो कोने कोने पे आ रही है ये अलूवियल है, बीच बीच में जो है ये ब्लैक सॉइल है, इधर की साइड ये लेटेराइट सॉइल हमारी आ जाती है। तो आपको सॉइल को आइडेंटिफाई करके बताना है। राणा प्रताप सागर, ये राणा प्रताप सागर है, और यहाँ पर ये वाला जो उड़ीसा में हीराकुंड डैम आता है, और राणा प्रताप सागर राजस्थान में है। तो ये हम लोगों ने पेपर देखा
और इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, बोर्ड्स पे भी रिपीट हो सकते हैं, तो इनको अच्छे से करके जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप लोग इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। थैंक यू।